हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन है, जिसमें हम इसका पूरा सचित्र वर्णन देखेंगे आज। इसका एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसमें से मैं इस लेसन से, इस विज्ञान विषय से, कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की इस लेसन से मैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे वीडियो पे जा कर के, चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। ये अध्याय 7 के हैं, जो कि आपके जैविक प्रक्रिया में से। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से पूरे श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है, एक मनुष्य का श्वसन तंत्र होता कैसे है, और इसका पूरा चित्र सहित वर्णन देखेंगे तो ये इसका कार्य किस तरह से होता है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, एकदम ही सरल तरीके में मैं शॉर्टकट रूप में आप सभी को समझाऊंगी, जिसको देख करके, चित्र के द्वारा ही, यदि आप चित्र पूरी तरह से अच्छे से बना लेते हैं तो चित्र को देख करके ही आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्णन एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही ये कक्षा 10वीं के अलावा ये और भी कक्षा में आपके पूछे जाते हैं, 7वीं में, 8वीं में, और इसके अलावा हायर सेकेंडरीज में भी ये होते हैं। तो कई सारे एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो यदि आप बहुत ही सरल तरीके से समझ जाते हैं तो आपके लिए ये आसान होगा। तो चलिए देखते हैं इसका वर्णन क्या है। इसकी क्रियाविधि यदि हम देखते हैं फंक्शंस को, तो इस श्वसन तंत्र का फंक्शंस देखने से पहले तो सबसे पहले हम इसमें इसके चित्र में नामांकन को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मस्तिष्क में श्वसन केंद्र। ठीक, ये दिया है मस्तिष्क में श्वसन केंद्र, जो मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी पावर हाउस बोलते हैं उसको। इसके पश्चात आता है यहाँ पे सबसे पहले एक नाम और इस पे शो होना है, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नॉस्ट्रियल करके बोलते हैं, जो यहाँ पर इंडिकेशन है। तो इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके नॉस्ट्रियल करके जो दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका क्या दिया है पूरी तरह से, नॉस्ट्रियल। ठीक है, नॉस्ट्रियल, NOSTRIL। ठीक है, तो नॉस्ट्रियल करके यहाँ पास ये हो गया, जिसको नासा गुहा या नासा छिद्र भी बोलते हैं। तो ये एक नाम इसका हो गया, जो कि आपके नासा गुहा या नासा छिद्र जो होते हैं नाक में, ये। इसके पश्चात आता है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स के पश्चात नीचे आता है गर्दन में, जो उभरी हुई सी कंठ होती है गर्दन में, छोटा सा उभरा हुआ सा गले में होता है, तो उसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, स्वर यंत्री या स्वर यंत्र बोला जाता है, क्योंकि यही से स्वर का या आवाज़ का, वॉइस का उच्चारण होता है। तो ये लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के पश्चात हम नीचे आते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ब्रोंकी। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रोंकी करके दिया हुआ है। तो ब्रोंकी क्या है हम देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले। तो इसका हम देखते हैं कि ब्रोंकी क्या है। अब ब्रोंकी के पश्चात इसमें आगे आपका वर्णन आता है, क्या आता है कि ब्रोंकी आगे चल करके, ये दो तो आपके शाखाएं हैं ब्रोंकी के, ये जो ब्रोंकी दिया हुआ है या ब्रोंकी दिया हुआ है, ये आपके दो शाखाओं में बटा हुआ रहता है। लैरिंग्स या आपके फेरिंग्स आपके इस तरह से आते हैं, सीधे दो शाखाओं में बट जाते हैं, और ये दो शाखाएं फिर आगे जा कर के फेफड़े के अंदर जा कर के इस तरह से छोटे छोटे कई सारे शाखाओं में बट जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, कई सारे शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ये ब्रोंकी आगे आके तो इसका क्या हो जाता है, ब्रोंकियोल्स हो जाता है ये। ठीक है, श्वसनिका हो जाता है, जिसको कई सारी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो ब्रोंकियोल्स या तो फिर श्वसनिका बोलते हैं। इसके पश्चात आता है इसमें हमारी पेशियाँ। ठीक है, तो इंटरकोस्टल पेशिया बोला गया है, जो कि मांसपेशी का बना हुआ रहता है, और जिसके अंदर में हम देखें तो क्या पाया जाता है, राइब्स पाया जाता है। ठीक है, पसलियाँ पाई जाती हैं, जो आपके इस तरह से किसी भी जू में इस तरह से पसलियाँ बनी हुई होती है। एक्सक्लेटन देखेंगे आप, कंकाल तंत्र, तो इस तरह से बनी हुई रहती है फेफड़े में, इसी के अंदर में आपके ये फेफड़े आपके रहते हैं। तो ये हो गया आपके क्या, पसलियाँ। अब पसलियों के पश्चात आते हैं इसके आउटर सरफेस के लेयर को क्या बोला जाता है, इस आउटर सरफेस के लेयर को यहाँ पे पेल्यूरा। ठीक है, प्लोरा करके कहा जाता है। इसके पश्चात हम सबसे नीचे अब देखते हैं इसमें तो क्या आता है, इस आउटर सरफेस को तो बोला गया यहाँ पे PLEURAL, प्लोरा करके, लेकिन इसके नीचे वाला सरफेस जो इस तरह से बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पास, उदर गुहा, ये नीचे वाला भाग।
और ये वाला स्पेस को बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, जो कि क्या करता है, लंग्स को, फेफड़े को सधे हुए रखता है, उसको टिका के रखता है अपने में, जो कि लचीली मांसपेशी का बना हुआ होता है ये डायफ्राम। अब इसका हम पूरा वर्णन यदि हम देखते हैं विस्तार से तो एकदम इजी तरीके से मैं बताऊंगी किस तरह से है। ध्यान से सुनिएगा सभी, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ होता है कहाँ से, नॉस्ट्रियल से। ठीक है, नासा गुहा से, ये वाले भाग से, जिसको बोला जाता है हिंदी में नासा गुहा। तो नासा गुहा से हम क्या करते हैं, बाह्य वायुमंडल के वायु को अर्थात O2 को, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इस नासा गुहा के छिद्र से जब नाक के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं तो वह ऑक्सीजन O2 क्या करता है, हमारे नासा गुहा के माध्यम से अंदर जाता है। और साथ ही इस ऑक्सीजन के साथ में और भी वातावरण में कई सारे एटमॉस्फेयर में वायु घुले हुए होते हैं। ठीक है, गैसेस होते हैं जिसके साथ में CO2 गैस होते हैं, नाइट्रोजन गैस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं, अलग अलग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। जिसमें CO2 गैस तो आपके परसेंटेज मालूम होगा है आपको, 0.03% इस तरह से है करके। और साथ में इसके अलावा नाइट्रोजन गैस 78 से 79%। तो अलग अलग परसेंट में ये गैसेस क्या होती हैं, हमारे अंदर जाती हैं, जो कि यूज़फुल नहीं होता है। तो बाद में फिर से ब्रीथिंग के द्वारा वो क्या होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो बाकी जो गैस उपयोगी नहीं होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर रुक जाता है। लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा इस तरह से है कि जब हम बाह्य वातावरण से O2 को, ठीक है, नासा गुहा से अंदर ग्रहण करते हैं तो नासा गुहा से अंदर ग्रहण करने के पश्चात जो भी O2 के साथ में धूल डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे नासा गुहा के अंदर रुक जाते हैं। क्योंकि नासा गुहा के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। और साथ में नासा गुहा अर्थात नोज के अंदर म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस अर्थात चिपचिपा सा पदार्थ, जो कि ये डस्ट पार्टिकल, धूल से और धूल के कणों को क्या करता है, रोकने का काम करता है, अंदर नहीं जाने देता। और ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध रूप से वो हमारे नासा गुहा के छिद्रों के माध्यम से कहाँ जाता है, हमारे अंदर नासा गुहा के अंदर अर्थात ग्रसनी में जाता है, फेरिंग्स में जाता है। अब फेरिंग्स से फिर वो आगे नली में बढ़ते जाता है तो कहाँ की ओर बढ़ता है, ये हमारे नीचे वाले भाग में आता है। फेरिंग्स से जब वो इस तरह से इस नली से अंदर आता है ये O2, तो अंदर आने के पश्चात ये कहाँ आता है, ब्रोंकी में आता है, कह सकते हैं हम। ब्रोंकी में आएगा तो ब्रोंकी में आने के पश्चात में क्या होते हैं, ब्रोंकी नीचे में दिख रहा होगा थोड़े से चित्र में, इस तरह से दो नलियों में, दो पार्ट में, दोनों साइड के फेफड़ों में वो बढ़ गया है। तो उसके द्वारा वो दोनों नलियों के द्वारा दोनों साइड के फेफड़े में चले जाता है। और साथ ही दोनों साइड के फेफड़ों में जाने के अलावा क्या होता है, ये फेफड़ों के अंदर कई सारी शाखाओं में ये बटे हुए नलियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल, श्वसनिका। तो ये श्वसनिका के माध्यम से फेफड़े के और भी अंदर ये मांसपेशियों में चले जाता है। अब मांसपेशियों में जाने के पश्चात क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन फील होता है, भरता है, तो उस मांसपेशियों में, ठीक है, इस तरह से आपके ये नली आई और आ करके दो शाखों में बढ़ गई, जो कि ये ब्रोंकी है। अब ये दो शाखों में, ब्रोंकी के अंदर और क्या रहता है, इस तरह से और भी शाखे होते हैं जिसको ब्रोंक्यूल या श्वासनिका बोलते हैं। और इस श्वासनिका में छोटे छोटे इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे। तो ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर, अंगूर के जो गुच्छे जैसे संरचना होते हैं, इसे क्या कहते हैं, एल्लोविली कहते हैं। ठीक है, एल्लोविली कहते हैं, या तो फिर इसको हिंदी में कूपिका कह सकते हैं आप। तो इन कूपिकाओं में, जो कि बलून के लायक छोटे छोटे कण के जैसे या बलून के लायक स्पंजी मांसपेशी का बना हुआ लचीली आपकी संरचना होती है, उसके अंदर वायु, ऑक्सीजन जाके क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है। और इसके जैसे ही भरता है, भरने के कारण से क्या हो जाता है, सीने का या वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो हमारे सीने का आकार क्या होता है, बढ़ता है, सीना चौड़ा होता है। तो सीना क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, इसमें भरने के कारण फूलता है सीना। तो और जिसको हम बोलते हैं कि सीने का आयतन बढ़ जाता है। अब बढ़ने के पश्चात क्या होता है, जैसे ही इसके विपरीत क्रिया होती है, ठीक है, उन कोशिकाओं में जाने के पश्चात, वहाँ पर आप रुधिर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, परिसंचरण तंत्र में रक्त का, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि रक्त क्या करता है, हृदय से इन फेफड़ों में आता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो जब वो रक्त इन फेफड़ों में आता है ऑक्सीजन लेके, फिर वो वापस हृदय में जाता है।
तो इस तरह से यहाँ से वो ऑक्सीजन तो ले गया रक्त, लेकिन इसका क्या हो गया, यहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं। CO2 को वो छोड़ता है रक्त, ठीक है, और CO2 को छोड़ेगा यहाँ पर, तो वो CO2 क्या होता है, श्वसन के द्वारा हमारे नासा गुहा में जिस तरह से आया था वो उसी तरह से नलियों से बाहर जाता है CO2। तो O2 को क्या किया, अंदर लिया, और क्या किया, CO2 को रिलीज किया, बाहर छोड़ा, ठीक है, CO2 को बाहर रिलीज कर दिया। तो इस तरह से ये क्रिया होती है कि CO2 बाहर निकल गई। अब CO2 के बाहर निकलने से क्या होता है, वक्ष गुहा अर्थात सीने का आयतन या फेफड़े का आयतन कम हो जाता है, और कम होने के कारण से वो सिकुड़ने जैसे ढीला हो जाता है सीना हमारा। तो इस तरह से ये श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूं आप सभी को कि हृदय की बनावट के साथ ही ये फेफड़े की बनावट क्या होती है, स्पंजी होता है, मांसपेशी का लचीला ये बना हुआ होता है, स्पंजी होता है। इसी कारण से जब हम यदि गिरते हैं अपने सीने के बल तो वो उछल जाता है, क्योंकि इसके अंदर में बलून जैसे छोटी छोटी कुबकाएँ होती हैं जो कि उसको क्या करती हैं, बचाती हैं क्षतिग्रस्त होने से फेफड़े को। तो ये स्पंजी होता है, और साथ ही ये इनमें कई सारी नलियाँ बिखरी हुई होती हैं आपके, जिनमें आपकी छोटी छोटी कुबकाएँ CO2 और O2 के आदान प्रदान के लिए होती हैं। और एक चीज़ इसमें कि यदि श्वसन क्रिया होती है तो फेफड़ों में हमेशा क्या होता है कि हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती। जो गैस CO2 छोड़ते हैं तो पूरी तरह से गैस बाहर रिलीज नहीं होती। इसमें लगभग आपके 4 से 6 लीटर हवा हमेशा भरी हुई होती है। कितने लीटर हवा भरी हुई होती है, 4 से 6 लीटर, ठीक है, 4 से 6 लीटर क्या होती है आपके हवा भरी हुई होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसके अलावा 4 से 6 लीटर हवा तो भरी हुई होती है, लेकिन जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़ा पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है, ये है। और इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़े में और भी अधिक रूप से रहता है। अगर उसको छोड़ा भी जाए, मुंह से निकाला भी जाए, तो ये 1.5 से 2.5 तक फेफड़े में हमेशा ये हवा थोड़ी बहुत, और अगर कम से कम बचे तो इतना तक बच के ये रहता है, पूरी तरह से फेफड़े से बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से पूरी श्वसन तंत्र का हम यहाँ पर वर्णन देखें तो एक ईजी तरीके से है। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप और भी अच्छे तरीके से बना करके लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के यदि आप वीडियो चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि अगला वीडियो आप कौन से चैप्टर का या किस टॉपिक पे साइंस का चाहते हैं।